पैदा करेंगे उसका भाव किसान खुद तय नहीं करेंगे, सरकार उसका भाव तय करेगी। और सरकार जब इसका भाव तय करती है खेती के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का, तो उसमें सबसे बड़ा धोखा किसानों के साथ होता है वो ये कि किसान जो गेहूं, चना, चावल, दाल आदि पैदा करता है, इसको पैदा करने के लिए किसान जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, उस श्रम का, उसकी मेहनत का मूल्य सरकार उसको नहीं देती है। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि किसान साल में 365 दिन खेत में काम करता है और उसको जब फसल का भाव तय करने के लिए सूत्र बनाया जाता है, उसमें किसान की मेहनत सिर्फ 2.5 से 3 महीने की जोड़ी जाती है, जबकि किसान पूरे साल खेत में काम करता है। 365 दिन खेत में काम करता है किसान, और 120 दिन की उसके श्रम की कीमत उसके फसल के मूल्य को तय करने में जोड़ी जाती है। मतलब सीधा सा यह है कि 8 से 9 महीने का किसान का जो श्रम है वो बेकार का श्रम होता है, वो बिना किसी पैसे के सरकार के द्वारा गणना उसकी कर दी जाती है। एक तो सबसे बड़ा धोखा यह है कि 365 दिन किसान काम कर रहा है, उसका श्रम सिर्फ 3 से 4 महीने का जोड़ा जाएगा। दूसरा धोखा किसानों के साथ ये होता है वो ये कि किसान जो खेत में मेहनत करता है, उस श्रम का मूल्य भारत में सबसे कम लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बैंक में नौकरी करे, चतुर्थ क्लास कर्मचारी होने की स्तर की, उसका भी श्रम का मूल्य किसानों से ज्यादा है। हमारे देश के बैंक में काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी एक दिन में बड़े आराम से 300 से 400 रुपए अपनी मेहनत का, श्रम का मूल्य पा लेता है, लेकिन किसान को अपनी मेहनत का, अपने श्रम का एक दिन का मूल्य 100 रुपए से ज्यादा कभी सरकार के द्वारा दिया नहीं जाता। और ये 100 रुपए भी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है। 2-3 वर्ष पहले तक तो 60 रुपए ही गिना जाता था किसान की मेहनत का एक दिन का मूल्य। और इससे भी बड़ा दुख है, अफसोस है वो ये कि किसान काम करता है खेत में अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, लेकिन जब उसके श्रम का मूल्य जोड़ा जाता है तो सिर्फ अकेला। उसका पूरा परिवार काम करता, उसकी पत्नी काम करती है, बच्चे काम करते हैं, उनका श्रम का मूल्य सरकार जोड़ती ही नहीं है उसमें। और इस कारण से खेती के द्वारा पैदा होने वाली हर चीज इस देश में बहुत सस्ती है। गेहूं 10-11 रुपए किलो, चावल 6-7 रुपए किलो में सरकार खरीद लेती है, कपास वगैरह 12 से 15 रुपए किलो में खरीद लिया जाता है, बहुत आंदोलन हो तो 20 रुपए किलो का भाव मिल जाता है। शुगर केन, गन्ना, वो सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में किसानों के खेतों में से। और सबसे एक और मुश्किल की बात है कि किसानों से ये सब सरकार खरीद लेती है और उसका भुगतान 1-1 साल तक किसानों को नहीं होता। आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, गन्ना बेचने के लिए किसान जो जो मिलों में जाता है, शुगर मिल में जाता है, वहां के रिकॉर्ड्स आप चेक कर लीजिए, किसी भी किसान को कोई भी शुगर मिल तुरंत भुगतान नहीं करती। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, साल भर के बाद, कहीं कहीं तो 2-2 साल के बाद। और ये जो महाराष्ट्र की कहानी है वो पूरे देश की कहानी है। कपास बेच देते हैं किसान, 6-6 महीने, साल भर उनका भुगतान नहीं होता है। सरकार उसको बेचकर मुनाफा कमाती रहती है, धंधा करती रहती है, किसान की जेब में पैसा नहीं आ पाता। तो इन सब कारणों से किसान की आमदनी हमेशा कम रहती है और खर्चे उसके हमेशा से ज्यादा रहते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। आप इसको दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करिए कि अगर मैं किसान हूं, आप किसान हैं, बाजार में जाकर एक साबुन खरीदें 15 रुपए का, तो 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए 1.5 किलो गेहूं बेचना पड़ जाएगा। 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदने के लिए कम से कम 2 किलो धान बेचना पड़ जाएगा। अगर 1.5 किलो गेहूं का मूल्य हम जांचने की कोशिश करें तो 1.5 किलो गेहूं से अगर आटा बना दिया जाए, आटे की रोटी बना दी जाए, तो 2 परिवार के लिए पर्याप्त होगी। तो जितने में 2 परिवार का पेट भर जाएगा, उतने रुपए का गेहूं बेचकर एक 100 ग्राम साबुन हम बाजार से खरीद पाएंगे। मतलब सीधा सा ये है कि साबुन का मूल्य और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, गेहूं का मूल्य और उसकी कीमत बहुत कम है। कारण उसका यही है, साबुन पैदा करने वाले जो उद्योगपति हैं उनको साबुन का भाव तय करने का अधिकार है। किसान गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसको अपना भाव तय करने का ही अधिकार नहीं है। और तय भी करे तो सरकार इस फॉर्मूले से तय करती है कि उद्योगों में पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमतें अलग तरीके से तय की जाती हैं, खेती में पैदा होने वाली चीजों की कीमतें बिल्कुल अलग तरीके से तय की जाती हैं। उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनका श्रम मूल्य बाजार के हिसाब से होता है, और किसान जो खेतों में काम करता है उनका श्रम मूल्य सबसे कम होता है।
इसलिए किसान के ऊपर ये अत्याचार है और इसलिए खेती अभी घाटे का सौदा होती चली जा रही है। खेती के घाटे का सौदा होने का जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों को समझ में आता है वो ये कि किसान के द्वारा खरीदा जाने वाला रासायनिक खाद, जंतुनाशक, कीटनाशक, ये उनका सबसे बड़ा खर्चा है। एक औसतन अगर मैं बात करूं तो किसान की जिंदगी की आमदनी का 60% हिस्सा रासायनिक खाद खरीदने में चला जाता है, 20% हिस्सा जंतुनाशक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है और बाकी का जो 20% बचा हुआ किसान का हिस्सा होता है वो उसकी दैनिक जीवन के काम करने में खर्च हो जाता है। बेटे बेटियों का विवाह करना है, उनकी पढ़ाई करनी है, मुकदमेबाजी है, उसमें बिजली का बिल है और दूसरे तरह के खर्चे में बाकी 20% निकल जाता है। किसान के पास जमा कुछ भी नहीं बचता, इसलिए वो हमेशा कर्जदार रहता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, किसान की जिंदगी के जीवन के खर्चे को अगर हम अलग कर दें जो 20% का है, तो बाकी का जो 80% का खर्चा किसान की जिंदगी का है वो तो रासायनिक खाद, जंतुनाशक और कीटनाशक का ही है। और पिछले आजादी के 40-45 वर्षों में खासकर किसानों के बीच में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया गया है, वो ये कि किसान अगर रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, कीटनाशक नहीं डालेंगे तो फसल खत्म हो जाएगी, जंतुनाशक नहीं डालेंगे तो फसल चौपट हो जाएगी। तो पिछले 40 साल से भारत के बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय हमारे किसानों को यह समझाते चले आ रहे हैं कि आपको तो रासायनिक खाद डालना ही पड़ेगा, आपको तो जंतुनाशक डालना ही पड़ेगा, कीटनाशक डालना ही पड़ेगा, बिना उसके खेत में उत्पादन नहीं होगा। तो ये जो डर और भय हमारे किसान भाइयों के मन में बैठ गया, इस डर और भय का अंतिम दुष्परिणाम यह है कि किसानों की जिंदगी का 80% खर्चा रासायनिक खाद, कीटनाशक और जंतुनाशक में जा रहा है। भारत के बारे में जरा जानने की कोशिश करें कि ये रासायनिक खाद, कीटनाशक, जंतुनाशक कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और इसका अंतिम परिणाम क्या हो रहा है। तो भारत सरकार के सन 2000